हेलो, आप लोग सब बीएसएफ के एडमिशन असिस्टेंस के लाइव सेशन में हैं। और सबसे पहले मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग एस्पायरेंट्स हैं तो एक नोटबुक और एक पेन जो है आप लेकर बैठ जाइए, ताकि अगर सेशन के दौरान अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट करना पड़े तो आप वो नोट कर सके। और आपकी जो भी क्वेरीज या जिस भी तरह का कंफ्यूजन है अगर आपका रिगार्डिंग दिस एडमिशन प्रोसेस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो कमेंट्स लिख सकते हैं, और इस सेशन के एंड में मैं उन सारे कमेंट्स को जो है आंसर करने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, जब हम आज इस लाइव सेशन में हैं तो इस लाइव सेशन में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 जो है वो स्पेशली स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के लिए हम कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे उसके बारे में प्रिपेयर करें। आप सभी को पता है कि जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में है और देश के जाने मानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, और यहाँ हर साल जो एडमिशन होता है वो जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो इस साल का जो जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसेस है उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं, और हर साल जेएनयू एसयू जो है, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन, वो हर साल स्टूडेंट्स को एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कोचिंग, फ्री कोचिंग क्लासेस के थ्रू। लेकिन क्योंकि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है कोविड के रिगार्डिंग, और जो अभी ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, उसकी वजह से इस बार वो क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो कंफ्यूजन में हैं, जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि ओरिएंटेशन क्लासेस कब होंगी, या ये पूछ रहे हैं कि कब मतलब ये क्लासेस खुलेंगी। तो मैं उनको स्पेशली ये बताना चाहूँगी कि इस बार जेएनयू एसयू ने डिसाइड किया है कि वो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ही प्रोवाइड करेंगे, और इसीलिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी कंसर्न लोग हैं, वो अपने थ्रू लाइव सेशंस के थ्रू स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से डीएसएफ, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है, उसने भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है। आज हम लोग बीए का लाइव सेशन कर रहे हैं, लेकिन इन कमिंग डेज हम लोग स्पेसिफिकली कि बीए में भी स्पेसिफिकली अलग अलग लैंग्वेजेस के जो है वीडियोस हम लोग कोशिश करेंगे कि आप तक वो पहुंचा सके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है हमारा, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़, ये वन ऑफ स्कूल है हमारे जेएनयू के अंदर। जेएनयू के अंदर अलग अलग तरीके के स्कूल्स हैं। स्कूल ऑफ स्टडीज़ बोलते हैं हम इनको, जैसे कि स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज एंड सो ऑन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो इन सारे स्कूल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और इन डिपार्टमेंट्स को हम अपने जेएनयू में सेंटर्स बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली क्योंकि ये बीए स्टूडेंट्स के लिए है और ये फॉरेन लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं सिर्फ बीए तक ही अपना इंफॉर्मेशन लिमिट रखूंगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये स्लाइड दिखाना चाहती हूँ। आप क्या ये स्लाइड देख पा रहे हैं?
फॉरेन लैंग्वेजेस में होता है। बीए के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस है, लेकिन जैसे कि इंडियन लैंग्वेजेस हो गया, जैसे कि इंडियन लैंग्वेजेस हो गया, या फिर लिंग्विस्टिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब मास्टर्स से स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसको फॉरेन लैंग्वेजेस तक ही स्पेसिफिक रखते हैं। इसके बाद बेसिकली मैं आपको जो है जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम स्वाति सिंह है और मैं एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में हूँ और सेंटर फॉर रशियन स्टडीज़ में पढ़ रही हूँ। ये मेरा 5वां साल है इस कैंपस के अंदर, और मैं भी यहाँ पे बीए एंट्रेंस देकर ही आई थी कैंपस के अंदर 2015 में। लेकिन 2015 में जो एंट्रेंस का फॉर्मेट था या एंट्रेंस का जो प्रोसेस था वो काफ़ी अलग था अभी से। जैसे कि 2015 इनफैक्ट पिछले साल ही ये चेंज हुआ है। जो 2015 से ले जो मैं एंट्रेंस एग्जाम देकर आई थी वो रिटन होता था और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होता था और ऑफलाइन होता था। लेकिन पिछले साल से एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको चेंज करके ऑनलाइन एमसीक्यू फॉर्मेट कर दिया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एग्जाम का फॉर्मेट अलग है तो उसकी प्रिपरेशन भी जो है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आप लोग स्पेशली ये बात याद रखें कि ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है, ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है, ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम्स होने वाले हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं। आपको मैं कोर्सेज का इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे कि आप बीए के किसी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो किस बीए के लिए चाहे आप किसी भी लैंग्वेजेस में अप्लाई करें, जैसे कि फ्रेंच या जर्मन या कोरियन या पर्शियन या पश्तो, तो इन सारे लैंग्वेजेस में एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा आपका। मतलब कि बीए के बाद आप एमए में भी पहुंच सकते हैं अगर आपको बस एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परसेंटेज या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीजीपीए जो है वो लाना है ताकि आप एमए में प्रमोट हो जाए। उसके लिए आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एमए के बाद अगर इफ इन केस आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या आप एमफिल पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा अलग से। लेकिन बीए के बाद आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है एमए में जाने के लिए। उसके लिए बस आपको एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परसेंटेज की जरूरत होगी। और इसके बाद एमए प्रोग्राम जो है जो एमए प्रोग्राम है वो केवल हिंदी, उर्दू, लिंग्विस्टिक्स और इंग्लिश में अवेलेबल है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में ही। और जब आप 3 साल का मतलब सक्सेसफुली आप 3 साल अपना बीए कर लेते हैं तो आप एमए में डायरेक्टली प्रमोट हो जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल के अंदर पश्तो और पोर्टुगीज़ जो लैंग्वेजेस हैं इसमें एमफिल और पीएचडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी सारे लैंग्वेजेस में जो है एमफिल पीएचडी अवेलेबल है सारे ही फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर। और प्लस हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारे जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है लैंग्वेजेस को लेके, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, जैसे कि पश्तो, हिब्रू, मंगोलियन भाषा, इंडोनेशिया, इन सब में आप लोग जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ना ही केवल मतलब बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इन लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल है। बाकी बीए के लिए फॉरेन लैंग्वेजेस हैं और मास्टर्स में आपका हिंदी और लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश ये और उर्दू, अरबिक, पर्शियन ये सारा कुछ अवेलेबल है। इसके बाद मैं आपको एक क्लियरली एक बेसिकली एक हिंट देना चाहूँगी कि हम लोग जो ये सेशन है उस सेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी एग्ज़ाम पैटर्न जो है, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ सिलेबस और बुक्स। उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करना है ये सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ी देर के लिए टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ऑफलाइन हो गए थे, इसलिए ये वीडियो जो है वो आधे में अटक गया। तो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर जहाँ से मैंने
मतलब जहाँ पे वीडियो अटक गया था। तो मैं बेसिकली ये बोल रही थी कि मैं 2019 का जो एग्जाम पैटर्न था उस बेसिस पे ही 2020 का भी होगा। तो मोड ऑफ एग्जाम जो आपका होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कि आप ऑनलाइन कंप्यूटर्स के थ्रू एग्जाम देंगे, जो कि आप एनटीए के द्वारा, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का होगा। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हम बात करें कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आप सब अवेयर होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें कि आप एक क्वेश्चन दिया होता है और उस क्वेश्चन के आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और उन चारों ऑप्शंस में से आपको कोई एक चूज करना पड़ता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास, और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100 होगा। हाउएवर मार्किंग स्कीम या फिर जो आपका हर एक क्वेश्चन कितना वेटेज कैरी करता है मार्क्स का, वो डिफर कर सकता है। जैसे कि 2019 में जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब आधे ही आए थे, लेकिन उसका हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 2 था। तो इसलिए वो इस बार का थोड़ा अलग होगा, और नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो ऐसा नहीं कि उसके वजह से आपका नेगेटिवली मार्क किया जाएंगे आप, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और हर एक क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको हिंदी मीडियम में भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, जबकि बाकी कोर्सेज में ऐसा है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेजेस स्पेशली इसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। इसके बाद एक स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है कि कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है जब आप जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एनटीए के वेबसाइट पे जाएं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जाएं, और वहाँ के मॉक टेस्ट जो दिया हुआ है उन मॉक टेस्ट को रेगुलरली प्रैक्टिस करें। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने वो मॉक टेस्ट जो है वो करना चाहूँगी। मैं आपको एक मॉक टेस्ट दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो ढूंढने में। ये एनटीए का वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, जैसे कि nta.ac.in/quiz। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे जब, तो इस तरह का कोई स्क्रीन खुलेगा। उस स्क्रीन पे आपको ये सिलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपेयर, इसके अंदर आपको जेएनयू ढूंढना है, वो सिलेक्ट करना है। और पेपर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ये सारे जो हैं ये मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं इन लैंग्वेजेस में, इन कोर्सेज में। आपको स्पेसिफिकली जेएनयू मतलब स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग आपको मॉक टेस्ट ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि हर साल जो मॉक टेस्ट होता है, मतलब पिछले साल से इस साल का पैटर्न चेंज है, और इसलिए आपको ये देखिए, अरेबिक, पर्शियन, पश्तो, एक ये ऑप्शन। उसके बाद फ्रेंच, जर्मन और रशियन, एक ये ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शंस में से जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, रशियन हम चूज करते हैं और स्टार्ट मॉक टेस्ट करते हैं। इस तरह का कोई पेज खुलेगा जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे एनटीए के, मतलब जो आपका सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर, जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो आप इस तरह से, आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगा जिसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा, जो वो आपको उसी टाइम प्रोवाइड करेंगे।
और आप जब इसमें लॉगिन करेंगे सिस्टम के अंदर तो इस तरह का इंस्ट्रक्शंस का पेज खुल जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जाम के रिगार्डिंग होंगे, मतलब आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, ये इसमें आपको बताया जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो मार्क्स हैं, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, you have not answered the question, you have answered the question, you have not answered the question but marked the question for review. The questions answered and marked for review will be considered for evaluation. Basically आप जो आपका क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके पास दिए होंगे। उन चारों क्वेश्चंस में से आपको जो भी आंसर सही लगता है उसको आप मार्क कर सकते हैं, और मार्क करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। जिन क्वेश्चंस को आप मार्क नहीं करेंगे, जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसमें रेड बना आएगा। फिर आप ऐसे करके इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे तो आपके लिए, मतलब एग्जाम से पहले ही जब आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। इसलिए आई विल रिकमेंड कि हर कोई इस मॉक टेस्ट को एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करे और हर एक इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़े, ताकि आपको सहूलियत हो जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए जाएं। फिर आप यहाँ पे ये क्लिक करेंगे कि आपने सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया है और प्रोसीड करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा। ये देखिए, तो इस तरह का आपका ऊपर टाइम चलता रहेगा। 3 घंटे का टाइम है आपके पास टोटल इस मतलब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा, आपको 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है जो भी आपको लगता है कि वो सही हो। इफ इन केस लाइक आपको लगता है ऑप्शन 4 सही है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप श्योर हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करिए। अगर आप श्योर नहीं है, यू थिंक कि इसको मुझे वापस देखने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को, तो आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करिए। एंड अगर आपको लगता है कि मतलब ये सही है तो आप बस सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे 56 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जो है कम क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरह से आप पूरे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सबमिट एंड में करेंगे तो आपका एक एंड में एक जो है एग्जाम समरी आ जाएगा। आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने क्वेश्चंस आंसर किए हैं, कितने नहीं किए हैं, कितने मार्क्स फॉर रिव्यू छोड़ा है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग एडवांस में जाकर ये मॉक टेस्ट सब लोग अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए। नाउ हम वापस आते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो ऑनलाइन एग्जाम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद इस बार कोई क्लस्टर सिस्टम नहीं है। अब ये क्लस्टर सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हर साल जो है हमारा लास्ट ईयर तक इनफैक्ट एक क्लस्टर सिस्टम में एग्जाम होता था। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में क्लस्टर सिस्टम ये है कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि रशियन, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश, ये एक क्लस्टर में आता है। फिर जो आपका सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि अरबिक, पर्शियन, पश्तो, वो एक क्लस्टर है। उसके बाद जितना आपका चाइनीज़, कोरियन और जापानीज़, ये एक क्लस्टर है। लास्ट ईयर तक 3 क्लस्टर्स में एग्जाम होता था कि आपको इन तीनों क्लस्टर्स में से जो है एक ही क्लस्टर से आप जो है क्वेश्चन कोर्सेज चूज कर सकते थे कि इफ इन केस मुझे मैंने अगर क्लस्टर 1 चूज किया है तो क्लस्टर 1 से ही आई कैन चूज द कोर्सेज। कि क्लस्टर 1 में जैसे यूरोपियन लैंग्वेज का क्लस्टर है तो उसके अंदर फ्रेंच, जर्मन, रशियन और स्पेनिश, इन्हीं चारों में से मैं कोई चूज कर सकती हूँ। तो उस तरह से मेरा एग्जाम भी जो आता लास्ट ईयर तक वो ऐसा होता कि यूरोपियन लैंग्वेज सेंट्रिक ही सब कुछ आता, राइट। तो मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में या मुझे जापानीज़ के बारे में या मुझे सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन
इस बार से वो क्लस्टर सिस्टम जो है वो हट गया है। इसका मतलब ये है कि क्लस्टर सिस्टम हटने से ये हो गया है कि आपको आपका कोई एक स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं है जिससे आपको पढ़ना है, मतलब आपको सब कुछ ही पढ़ना है। आपको सारे ही लैंग्वेजेस जो हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉमन पेपर आएगा इस बार, एक कॉमन एंट्रेंस पेपर हर किसी के लिए। सो नो मैटर आप यूरोपियन लैंग्वेज चूज करें, नो मैटर आप सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस चूज करें, या आप जो है चाइनीज, जापानीज या कोरियन चूज करें, आप कोई भी लैंग्वेज चूज करें, सबका क्वेश्चन पेपर सेम आएगा। तो आपको हर एक लैंग्वेजेस के लिए पढ़ना पड़ेगा। हर एक लैंग्वेजेस में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि हम सब ने शायद अपने स्कूल्स में अटेम्प्ट किया ही है। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डिफर कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसने ये एग्जाम कंडक्ट करने का जो इनिशियल डेट दिया था वो 11th to 14th मई दिया था। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड की वजह से ये एग्ज़ाम का डेट जो है पॉसिबली एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है 19 अप्रैल हो गया है और ऑलरेडी जो एग्ज़ाम फिलअप करने का डेट था वो भी एक्सटेंड हो चुका है। तो आपका फिलअप करने का डेट अब अप्रैल 30 तक हो गया है। तो आई एम श्योर कि जो आपका एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है 11 to 14 मई, वो भी एक्सटेंड होगा। तो अगर वो एक्सटेंड होता है तो आप सबको बहुत टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। सो आई होप कि आप लोग एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलें और इसके लिए प्रिपेयर करें। अब हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस के बारे में। ये हमारा ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको कैसे क्या क्या सिलेबस में आएगा और किन किन बुक्स को आपको रेफर करना चाहिए इसको जो है एंट्रेंस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले सिलेबस में मैंने यहाँ पे सब कुछ कंपाइल किया है एक स्लाइड के थ्रू, और यही सारे कुछ डिटेल्स जो है नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर जो इंट्रोडक्शन होगा इस वीडियो का, उस वीडियो के इंफॉर्मेशन में भी अवेलेबल होगा, सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। सिलेबस में रशियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, अरबिक, पर्शियन और पश्तो, ये जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, इन फॉरेन लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग क्या सिलेबस होगा उसके बारे में ये स्लाइड्स हैं। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको नोट करने की ज़रूरत है तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हिस्ट्री एंड कल्चर। आपको हर एक लैंग्वेज के बारे में, हर एक जितने भी ये लैंग्वेजेस मैंने अभी पिछले स्लाइड में दिखाए, रशियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, अरबिक, पर्शियन, पश्तो, हर एक लैंग्वेज की और हर एक लैंग्वेज की हिस्ट्री, और ये लैंग्वेजेस जहाँ जहाँ जिन जिन मेन देशों में बोली जाती हैं उनका कल्चर और हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक एटलीस्ट। आई नो कि ये बहुत मतलब आपको बहुत डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक्स यू शुड बी क्लियर अबाउट। जैसे कि टॉपिक्स बेस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, French Revolution, socialism in Europe and Russian Revolution, Nazism and rise of Hitler, First and Second World War, Cold War era, major dynasties and kings, Republic of China, और First and Second Sino-Japanese War, फिर Russo-Japanese War, Korean Empire, Japanese colonial rule, Korean War, history of Arab and Islam, Gulf War, Arab Spring, Iran Revolution, इराक ईरान रिवॉल्यूशन, अफगानिस्तान वॉर। तो इन सब ये बेसिकली एक ब्रीफ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। लेकिन इन टॉपिक्स को छोड़ के भी सॉरी, थोड़ी खांसी हो रही है। एनीवे, इन टॉपिक्स को छोड़ के भी आप लोग जो है बहुत सारे टॉपिक्स को रेफर कर सकते हैं जो कि आपको बुक्स में मिल जाएगा, और उन बुक्स का भी डिटेल हम लोग इस स्लाइड में प्रोवाइड कर रहे हैं एंड में, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी।
ये ब्रीफ है हिस्ट्री एंड कल्चर का। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ज्योग्राफी पे है। आपको हर एक लैंग्वेजेस का और हर एक लैंग्वेज जिस जिस जगह पे बोली जाती है उन जगहों का ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो फिजिकल मैप्स, बाउंड्रीज, पॉलिटिकल फिजिकल मैप्स, बाउंड्रीज वो पता होना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज पता होना चाहिए, उसका कितना एरिया है, क्या पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, और मेजर एयरपोर्ट्स या सी पोर्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। सब जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं और आपको क्लियरली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन सबको याद रखने में, जो कि सबसे मतलब चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि एक साथ सब कुछ पढ़ना और सब कुछ याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए उसकी क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। पर अगर आपको लगता है कि कुछ भी टॉपिक्स जो हैं आपको लिख लेने चाहिए तो आप प्लीज़ लिख के रख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी में। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे, जनरल नॉलेज पे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फेमस बुक्स हैं और उन बुक्स के ऑथर्स कौन हैं, कौन से फेमस साइंटिस्ट रहे हैं और उनकी क्या फेमस डिस्कवरीज हैं, सिनेमा, म्यूजिक, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, सिनेमा के इम्पोर्टेंट लोग, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, या फिर जिन स्पेसिफिक देश की हम बात कर रहे हैं उनके नेशनल सिंबल्स क्या हैं, उनके फ्लैग्स क्या हैं, उन फ्लैग्स का कलर क्या है, या फिर उन कंट्रीज में किस तरह का लाइफस्टाइल है, उनका ड्रेस, उनका आर्ट और म्यूजियम्स, किस तरह के म्यूजियम्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, फिर उनकी फेमस पेंटिंग्स, उनके पेंटर्स, और जितने भी टूरिस्ट साइट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब का इंफॉर्मेशन आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। जो भी उनके वेल नोन पोएट्स हैं, फिलोसफर्स हैं, प्लस उनका लिटरेचर, उनके फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, ये सब कुछ आपको, जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए और याद होना चाहिए। फिर उनके कौन कौन से प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, फिर वो कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशंस के साथ उनका कैसा रिलेशन है, या यूएन कंट्रीज हैं कि नहीं है। तो ये सब जीके जीएस के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सब के बारे में आप क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इंग्लिश के बारे में है, इंग्लिश एज इन लैंग्वेज। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर का मीडियम ही इंग्लिश होगा। तो आपको बेसिक ग्रामर रूल्स जो होते हैं इंग्लिश के वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। वोकैबुलरी आप जितनी अच्छी कर सकते हैं, अपनी जितने नए वर्ड्स आप अपने वोकैबुलरी में इंक्लूड कर सकते हैं उसके ऊपर आप मेहनत करिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, वर्ब्स, टेंसेस, इन सब बेसिक इंग्लिश बेसिकली आपको क्लियर होनी चाहिए जितना 12th तक करवाया जाता है स्कूल्स में। और ये जो चीज़ है इसको प्रैक्टिस से ही आप जो है डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं पढ़े होते और उनका बहुत ही फियर होता है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिगिनिंग से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं और उसकी टिप्स मैं भी आपको एंड में दूंगी। तो इंग्लिश में आपको इन चीज़ों पे, इन जो इश्यूज आई मीन जो ये टॉपिक्स हैं इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बाद है रीजनिंग। एग्जाम्स में रीजनिंग जो है, रीजनिंग के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पहले जब डिस्क्रिप्टिव मोड होता था तो रीजनिंग के अलग तरीके के क्वेश्चंस आते थे, मतलब पिक्चर्स से डिकोडिंग, कोडिंग, इस तरह का आता था। अब भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो आपका थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन स्टिल रीजनिंग के क्वेश्चंस में सीरीज जो है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप्स और स्टेटमेंट एनालिसिस, फिर मिशन नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको इन सब का जो है मॉक टेस्ट एनटीए के वेबसाइट पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ जो डिटेल्स हैं वेबसाइट्स की वो प्रोवाइड की हुई हैं। तो आप उन वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट और पिछले क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आप इन स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और बेसिकली ये जितना भी मैंने आपको अभी सिलेबस बताया
वो आपका इन स्पेसिफिक कंट्रीज पे फोकस्ड होना चाहिए। मतलब आपको रशियन कल्चर, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। फ्रांस के बारे में क्लियर होना चाहिए, जर्मनी, ये जो बेसिक कंट्रीज हैं उनके बारे में सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। जीके, जीएस के रिगार्डिंग, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब अक्रॉस सब्जेक्ट्स ये इस तरह का आपका आएगा। इसके बाद अब हम आते हैं स्टडी मटेरियल एंड बुक्स पे कि आप किस तरह के बुक्स और स्टडी मटेरियल्स को रेफर कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। वैसे तो बहुत सारे ही स्टडी मटेरियल्स और बुक्स और अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारे, ये चीज़ मैंने देखी कि बहुत सारी बुक्स जो अवेलेबल हैं वो सारी पुराने एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हैं। मतलब जैसे कि जेएनयू का एग्जाम पहले होता था डिस्क्रिप्टिव मोड में, उस तरह का पैटर्न पे आपका ये सारा, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जो आप अगर उन बुक्स को रेफ़र भी करते हैं, अगर आप आर गुप्ता से या अरिहंत से, इन सब से अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो सब डिस्क्रिप्टिव मोड ऑफ उससे बना, मतलब डिस्क्रिप्टिव मोड जो है उसके अकॉर्डिंग वो बुक्स हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव मोड्स में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो आई मीन इंफॉर्मेशन सेम ही होगा, बस जस्ट मोड चेंज होने पर आपको ज़्यादा फोकस करना है कि आप उसके पॉइंट्स बनाकर रखें, आपको मतलब नोट्स बनाकर रखें एग्जैक्टली सारे जीके और जीएस के, और उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करें। तो पहला बुक जो है वो है आर गुप्ता का जेएनयू एंट्रेंस बुक। ये बहुत ही कॉमन बुक है, आई थिंक सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको रेफर करते हैं, जो भी जेएनयू के लिए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं। मैंने भी शायद आर गुप्ता से पढ़ा था, और एक और बुक मैंने रेफर किया था, ये था अरिहंत का, अरिहंत पब्लिकेशन का एक जेएनयू एंट्रेंस के लिए बुक आता है, तो आप लोग वो भी मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, स्पेशली जो यूरोपियन हिस्ट्री, जो लोग भी यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए अगर एम कर रहे हैं, जैसे कि रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन, स्पेशली इसके लिए आप जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 9th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री लिखी है, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स जो है 6 से लेके 10th तक की स्पेशली जो बुक्स हैं, उसमें बहुत बेसिक्स दिया हुआ है, तो आप उस बेसिक्स के थ्रू जा सकते हैं, वहाँ पे यूरोपियन हिस्ट्री का काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा। फिर एटलस को आप लोग ज़रूर, ज्योग्राफी स्पेशली पढ़ने के लिए आप लोग एटलस जो है उसको देख सकते हैं अच्छे से, और आपको फिजिकल लोकेशन जो है मैप्स में, फिजिकल लोकेशन जो है हर एक कंट्री का, उसके कैपिटल का, तो ये सब इसके बारे में आपको क्लियर होने की ज़रूरत है। फिर आप ल्यूसेंट का जो जीके आता है जनरल स्टडीज़ के लिए, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं अपने जीके को और शार्प करने के लिए। और विकिपीडिया से भी आप जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि दो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप विकिपीडिया से पढ़ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़े बहुत गलत भी होता है, तो यू शुड बी श्योर कि आप क्या पढ़ रहे हैं और वो सही होना चाहिए, राइट। उसको 2-3 अलग अलग वेबसाइट्स पे सर्च करके आप कंफर्म कर लीजिए पहले कि आप विकिपीडिया पे सही इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि विकिपीडिया उतना रिलायबल नहीं है। लेकिन बाकी ऑनलाइन साइट्स और यूट्यूब पे भी काफ़ी ऐसा वीडियोस अवेलेबल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब बुक्स के थ्रू इतना पढ़ते पढ़ते हमको याद नहीं रहता और हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर आप वीडियोस के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करेंगे, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि मतलब वो आप ज़्यादा ग्रैस्प कर पाएंगे। तो बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और जितना भी मैंने आपको भी सिलेबस बताया, जितना भी स्टडी मटेरियल और बुक्स बताए गाइडेंस के लिए, बुक्स तो आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन जितना भी स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन साइट्स हैं, वो सारा कुछ हमने जो है अपने इंट्रोडक्शन, नीचे जो वीडियो का इंट्रोडक्शन है वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी क्लियरली जाके ले सकते हैं और उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नीचे हमारा एक टेलीग्राम का एक ग्रुप का वो भी है, लिंक भी है वहाँ पे, तो आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है, चैनल बेसिकली, उसको आप सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे हमने सारे ही
जो स्टडी मटेरियल्स हैं, जितनी भी पीडीएफ्स के थ्रू बेसिकली स्टडी मटेरियल्स, लिंक्स और जितने भी मॉक टेस्ट के न्यू न्यू लिंक्स आते हैं, वो सारा कुछ हमने वहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जाकर नीचे जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप उससे अपडेटेड रह पाएँ। नाउ मेरा थर्ड टॉपिक ये था कि हम प्रिपेयर कैसे करें, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट आई थिंक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं कि कैसे जेएनयू का एंट्रेंस निकालें, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं और इतनी कम सीट्स में कैसे हम लोग एंट्रेंस निकालें, कैसे एफिशिएंटली पढ़ें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कॉल आते हैं कि हमें मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इंग्लिश कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा कि जीके जीएस कैसे करें। तो आपको उसके लिए डिटेल्ड सिलेबस तो हमने प्रोवाइड कर दिया है और डिटेल्ड बेसिकली बुक्स भी बता दी हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए या क्रैक करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत होती है। अब हम उन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक प्लान ऑफ प्रिपरेशन जो है कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। अभी भी मतलब एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकता है एंड एग्ज़ाम आई एम श्योर कि एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा और आपके पास काफ़ी टाइम है अभी। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और डिटेल्ड सिलेबस हमने यहाँ पे भी प्रोवाइड किया है और आपको ये जो है जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में भी मिल जाएगा। तो आप लोग सब उस प्रोस्पेक्टस को ज़रूर रेफर करें, वहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। पहले सबसे पहले आप सिलेबस के बारे में क्लियर हो, इसके बाद उन सिलेबस के बेसिस पे आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, जैसा कि मैंने भी अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने से पहले बनाया था। और उस टाइम टेबल को कोशिश करिए स्ट्रिक्टली फॉलो करने का। आई नो कि इट्स डिफिकल्ट और हम पैंडेमिक के बीच में हैं और ऐसे में काफ़ी मेंटल स्ट्रेस और इस तरह की चीज़ें भी हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा वन स्टेप एट अ टाइम आप अगर ले तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं कि एक ही दिन हमें पूरा हिस्ट्री पढ़ लेना है या एक ही दिन हमें पूरा ज्योग्राफी ख़त्म कर देना है। यू मेक श्योर कि आप जो मतलब टाइम टेबल बनाएंगे उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम आप दें। मे बी आप वो आधा घंटा ही दें हर एक सब्जेक्ट को, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को आधा घंटा आप देके उसको उस तरह से टाइम टेबल बनाइए। मेरे हिसाब से मैं ये एडवाइस नहीं करूंगी कि आप लोग एक दिन मतलब या आप एक हफ्ता हिस्ट्री को दे दे, एक हफ्ता ज्योग्राफी को दे दे, इस तरह से आप ना करिए और हर दिन हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा 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 करिए। तो वो काफ़ी इजी रहता है और काफ़ी मतलब, क्योंकि ये भी होता है कि हम लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ते 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 इतना स्ट्रेस्ड फील करते हैं या हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग सब्जेक्ट इस तरह से डिवाइड करके टाइम टेबल वो क्रिएट किया जाए। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट। एज वी ऑल नो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ना ही केवल जेएनयू बल्कि किसी भी एग्जाम के लिए। तो उस टाइम टेबल में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो स्टडी का टाइम है वो ऐसा ना हो कि आप दिन में 7-7 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं और फिर मतलब सो नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें कर पाना और ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है और आपके लिए और ख़राब हो सकता है, नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका मेंटल हेल्थ और आपका एज वेल एज आप किस तरह से एग्ज़ाम को देख रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए कि आपका स्टडी आवर्स जो है वो 3 से 4 घंटे के बीच में हो। 3 से 4 घंटा आप पढ़िए, फिर आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। और छोटे छोटे ब्रेक्स लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जब कंटिन्यूसली कोई चीज़ लर्न करेंगे एंड उसके बाद वो दिमाग से निकलने लगता है, तो इट्स बेटर कि आप थोड़े शॉर्ट ब्रेक लेते रहिए और इंटरवल्स जो है उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो 3 से 4 घंटे का शेड्यूल बनाइए और एक टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते हैं एंड फिर वो
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे क्योंकि हम नोट्स नहीं बनाते या उसको लिखते नहीं है तो वो हम भूल जाते हैं विद टाइम। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बनाकर आप रखिए। और अगर जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो क्योंकि आप वो खुद लिखेंगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग सब हैंड रिटन नोट्स बनाएं और उस नोट्स को स्पेशली एक कोई कॉपी रख लीजिए अलग से और उसमें रोज आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको लिखिए। और जब भी आपको टाइम मिले तो उसको रिवाइज करते रहिए। उस पेजेस को पलट के आप अगर एक नज़र भी दौड़ा देंगे तो वो आपके दिमाग में रहेगा लंबे समय तक। तो इसलिए वो नोट्स बनाइए और फिर उसको रिवाइज करिए रेगुलर बेसिस पे। और एग्जाम में जाने से पहले अगर आप उन नोट्स को खोलेंगे तो मतलब इजीली आपका सारा जितना कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में रहेगा। इसके बाद मैं यही एडवाइस करूंगी कि रिवीजन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर नोट्स बना भी लेंगे और उसके बाद नोट्स को बार बार देखेंगे नहीं, सिर्फ आप बना के रख देंगे तो वो किसी काम नहीं आने वाला। तो इसलिए जो भी नोट्स आप बनाते हैं उस नोट्स को आप मेक श्योर करिए कि सोने से पहले हर रोज आपने जो भी पूरे दिन पढ़ा, जो भी नोट्स बनाए, सोने से पहले एक बार उसको खोलकर सारे ही नोट्स को एक बार बस नजर दौड़ा दीजिए और उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए ताकि वो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहे और आप याद रखें। क्योंकि बहुत सारा जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बहुत इंफॉर्मेशन बेस्ड और बहुत ही मतलब आप इंफॉर्मेशन टिप्स पे आपको याद रहना चाहिए, राइट। तो इसलिए रिविजन आप जितना करेंगे वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हमने बात किया स्ट्रैटेजीज का। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी बोल रही थी स्ट्रेस के बारे में कि कोविड की वजह से भी बहुत स्ट्रेस है, बहुत कुछ चल रहा है देश दुनिया में। तो और प्लस आपका एंट्रेंस एग्जाम, तो इस स्ट्रेस की वजह से आप लोग एकदम ही मतलब मेंटली अफेक्ट ना होइए क्योंकि स्ट्रेस हमको काफ़ी हार्म करता है और इसकी वजह से हम और लर्न नहीं कर पाते। तो कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहें। इसके बाद क्या क्या आपको रेफर करना चाहिए, इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आप उससे फेमिलियर ना हो कि किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, किस तरह के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स जो है मतलब क्या पैटर्न होता है, उससे अगर आप फेमिलियर नहीं होंगे तो जितना भी आप प्रिपेयर कर लें वो एग्ज़ाम जब आप अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जितने भी हैं वो आप अच्छे से उस पर नज़र दौड़ाएं ताकि आपको उसका डिफ़िकल्टी लेवल समझ आ जाए। और ये स्टडी मटेरियल्स जो हैं ये हर एक वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने भी नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है उसका लिंक्स। हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे पीडीएफ्स और लिंक्स के थ्रू हमने सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया है। क्योंकि हर चीज़ मतलब इंटरनेट से ढूंढ के निकाल पाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमने वो चैनल को क्रिएट किया है ताकि एक जगह पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको करवाई जा सके। एंड इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जहाँ तक हम बात करें, मैंने आपको बताया जैसे कि अभी कि एग्जाम पैटर्न से आपको काफ़ी मतलब फेमिलियर करवा देगा वो। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पर भी हम डालने वाले हैं। फिर मैं एडवाइस करना चाहूँगी आपके स्लीप शेड्यूल के बारे में। बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम से इतना प्रेशराइज्ड फील करते हैं कि वो सोते नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप लोग सब 7 से 8 घंटे ज़रूर से ज़रूर सोएं ताकि नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप थोड़ा रिफ्रेश्ड फील करें, ड्रेन ना करें अपने आप को पढ़ कर। एंड थोड़ा बहुत योगा या थोड़ा बहुत मेडिटेशन के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं और साथ साथ प्रिपरेशन के। और आखिरी में रिवीजन के बारे में बोलना चाहूँगी क्योंकि रिवीजन से ही आप लोग जो है वो जितना भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, जितना भी कुछ पढ़ेंगे उसको रिटेन कर पाएंगे। क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन है, सब दिमाग में नहीं रहता। तो प्लीज़ रिवीजन करते रहिए, वो जो नोट्स है उसको कंटिन्यूसली देखते रहिए जो आपने खुद लिखे हैं और इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं।
प्लस आप अगर इसके बाद भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी स्पेसिफिक कोर्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी एंड में। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। बेसिकली ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से हम लोगों ने हर एक स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे नंबर्स प्रोवाइड किए हैं। आप लोग नंबर्स लिख भी सकते हैं या आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जो नंबर्स हैं इस पे आप स्पेसिफिकली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर आप किसी एक लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड आपको जानने की ज़रूरत है कि इन लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स हैं जेएनयू के, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो फर्दर जो कि शायद मेरे इस वीडियो से सॉल्व ना हो पाए, या आप ये वीडियो बाद में देखें, तो आप इन स्पेसिफिक नंबर्स पे कॉल करके अपना सारा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि जितने भी सेंटर्स हैं सेंटर वाइज हम लोग वीडियोस जो हैं वो बना सके। सेंटर वाइज आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, स्पेशली रशियन लैंग्वेज के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए, या अगर आपको स्पेनिश करने का मन है तो स्पेनिश के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि हम लोग और वीडियोस क्रिएट कर पाएँ। और ये एक लास्ट स्लाइड जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है, इंफॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगा ये सब कुछ ही। ये इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप इसमें जा सकते हैं। जैसे कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है हमारा, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स, सारे इम्पॉर्टेंट लिंक्स, जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं और इनफैक्ट जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं, जबकि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें डालने का, लेकिन वो फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट चेंज हो चुका है, तो पिछले फॉर्मेट पे होगा, लेकिन उसमें आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगा, तो आप उस पर एक बार उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। फिर स्टडी मटेरियल्स के लिए इन स्पेसिफिक आप लिंक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे कॉमन लिंक्स हैं जो कि अलग अलग वेबसाइट्स के हैं जो प्रोवाइड करते हैं जेएनयू के मतलब मॉक टेस्ट और इस तरह से। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे ज़रूर जाइए। आप पूरे दिन एटलीस्ट मेक श्योर कि आप एक मॉक टेस्ट हर रोज़ सॉल्व करें, और ये मॉक टेस्ट आपको एनटीए के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और तमाम तरीके की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप जेएनयू मॉक टेस्ट अगर सिंपली गूगल पे भी लिख देंगे तो आपको ये वेबसाइट्स मिल जाएंगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है तो आप उसमें जा सकते हैं। इसके बाद हमारा स्लाइड तो ख़त्म हो गया है, मैं बेसिकली अब आपके क्वेश्चन आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर करूंगी। आप मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए। एक क्वेश्चन आया है, क्या प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम है? ऑफ कोर्स आपके पास प्रिपरेशन के लिए अभी बहुत टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट्स जो हैं अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जेएनयू का जो फॉर्म का डेट्स था वो बढ़ा दिया गया है, वो अब 30 अप्रैल तक है आपके फॉर्म भरने का डेट। तो नेचुरली अगर आप 30 अप्रैल तक फॉर्म ही भरेंगे तो उसके 10 दिनों के अंदर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, स्पेशली अभी के सिचुएशन में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और मतलब आइसोलेशन में रहने का जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट ने दिया है कोविड-19 के स्प्रेड के लिए, ऐसे सिचुएशन में मतलब बहुत ही ऑब्वियस है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा। लेकिन एग्ज़ाम कब तक के लिए पोस्टपोन होगा या कितने दिन आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, इसके बारे में अभी हम श्योर नहीं हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी हमें मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, ना एनटीए की तरफ से ना ही जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो अभी कुछ बोल पाना मुश्किल है कि आपको एग्जैक्टली कितने दिन मिलेंगे, बट जब तक लॉकडाउन है एटलीस्ट, और उसके बाद अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो आई एम श्योर कि 1-1.5 महीने के बाद ही कुछ स्टार्ट हो सकता है। हाउएवर आप जो मैं ये बोल रही हूँ उसको आप फिक्स मत ले लीजिएगा, क्योंकि जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक कुछ भी बोल पाना मुश्किल है। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, मैं ये एडवाइस करूँगी। और
आगे जो है वो करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। विद इन अ वीक, आई थिंक वीक और 2 आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या नहीं। अ, इसके बाद आई गेस क्वेश्चन तो मुझे क्वेश्चन दिख नहीं पा रहा है। मुझे क्वेश्चन दिख मुझे एक क्वेश्चन है कि रीजनिंग और इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेएनयू में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी डरते हैं कि कैसे मतलब इंग्लिश को पढ़ा जाए कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक स्कूल में इंग्लिश, हर एक स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं होता, हर एक स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ा होता। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये एडवाइस करूंगी कि आप लोग डरिए मत। ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेना है। इंग्लिश के लिए आप जैसे मैंने बताया आपको कि बेसिक्स इंग्लिश का मतलब बेसिक ग्रामर, मैं आपको उसके लिए बुक्स भी रेफर कर दूंगी। इस डिस्क्रिप्शन में मैं और बुक्स लिख दूंगी कि आपको कौन कौन स्पेशली इंग्लिश के लिए आप कौन सी बुक्स जो है रेफर कर सकते हैं। तो उन बुक्स से आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे मॉक टेस्ट सॉल्व करके इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के रिगार्डिंग आप ये डिफ़िकल्टी जो है इसको ओवरकम कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि वोकैबुलरी स्पेशली, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि ये एक वर्ड मतलब ये एक वर्ड दिया हुआ है, इससे सबसे सिमिलर कौन सा आंसर है, इसकी मीनिंग से सबसे सिमिलर कौन सा आंसर है इसमें से। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मेरे टाइम पे भी आए थे। तो आप लोग कोशिश करिए कि जितने नए वर्ड्स आप हर रोज मेक श्योर कि आप 10 वर्ड्स हर रोज नए 10 वर्ड्स जो हैं आप वो सीखें। जब भी आप इंग्लिश के बारे में पढ़े तो हर रोज वो 10 वर्ड्स जो हैं आप करें। ओके, ये एक क्वेश्चन है किसी का कि फॉरेन लैंग्वेजेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल हैं। देखिए, फॉरेन लैंग्वेजेस की जॉब अपॉर्चुनिटीज की जहाँ तक हम बात करें तो मतलब हर एक लैंग्वेज वाइज वो डिफर करता है, लेकिन कॉमनली हर एक लैंग्वेज स्टूडेंट जो है वो या तो ट्रांसलेशन में काम कर सकता है, या तो लिटरेचर में काम कर सकता है, या तो एकेडमिक्स में जा सकता है। एकेडमिक्स मतलब आप एमफिल पीएचडी करके जो है टीचिंग उसमें जा सकते हैं, आप प्रोफेसर्स बन सकते हैं, आप टीचर्स बन सकते हैं। आजकल हर एक स्कूल्स में, इनफैक्ट बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, इनफैक्ट केवीज में भी अभी फॉरेन लैंग्वेजेस को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है टीचर्स का वैकेंसी जो है वो अवेलेबल है, रहता है। तो आप ये सब करके आप मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जा सकते हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, इस तरह की कंपनीज हैं। प्लस आप अगर रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीए के बाद एमए करना होगा, एमए के बाद एमफिल पीएचडी करना होगा, और रिसर्च वर्क में भी आप जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। फिर स्कूल प्रोफेसर्स की तरह बन सकते हैं, ट्रांसलेटर्स बन सकते हैं। और ये बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हर एक लैंग्वेज वाइज ये डिफ़र करता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री के कितने अच्छे रिलेशंस हैं वो स्पेसिफिक कंट्री के साथ। जैसे रशिया के साथ क्या रिलेशन है, उस पर डिपेंड करेगा कि रशियन लैंग्वेज का कितना स्कोप है इंडिया में। और ये तो चेंज होता रहता है, तो इसलिए हर एक लैंग्वेज का स्कोप अलग अलग है। किसी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, किसमें कम अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवेलेबल ही नहीं है। लाइक मतलब हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्कोप है काम करने का। और
अभी अगर मैं मतलब एडवाइस करना चाहूंगी कि एडवाइस नहीं, आई विल जस्ट सजेस्ट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में स्कोप है, तो अभी जो है जापानीज और चाइनीज़ और कोरियन जो है, ये काफ़ी स्कोप इसका अच्छा है, लेकिन इसमें काफ़ी जो है लोग अप्लाई भी करते हैं हर साल, तो बहुत कंपटीशन है उसमें। तो आई विल एडवाइस कि आप लोग पढ़ें और खुद से एक्सप्लोर करें कि आपको किस में इंटरेस्ट है, उसके बाद लैंग्वेजेस चूज करें। एक क्वेश्चन है कि इंडियन हिस्ट्री और ये कवर करना है कि नहीं करना है। तो आई थिंक कि आपको बेसिक तो पता होना चाहिए जीके जीएस के रिगार्डिंग। इंडियन हिस्ट्री एज सच आप स्पेसिफिक्स में मत जाइए, आप पूरा इंडियन हिस्ट्री मत पढ़िए या इंडियन हिस्ट्री के लिए पूरी बुक्स मत पढ़िए, लेकिन जब आप ल्यूसेंट का जीके, ल्यूसेंट से जब आप जीके रेफर करेंगे तो उसमें भी इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत कुछ दिया होगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली कोई बुक आप मत लीजिए या उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जीके के, जीएस के, जनरल अवेयरनेस के जो आपको पता होना चाहिए, तो वो बेसिक्स आप जो है वो पढ़ें। इंग्लिश और रीजनिंग के लिए मैं आपको, इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया राइट। मैं रीजनिंग के लिए बोलूँगी कि आर गुप्ता की जो बुक है रीजनिंग के लिए, और अरिहंत पब्लिकेशन का भी एक काफ़ी अच्छा बुक है जेएनयू एंट्रेंस के लिए। तो उन बुक्स को जब आप रेफर करेंगे तो उन बुक्स के अंदर रीजनिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उसको सॉल्व करिए, उससे आपका रीजनिंग और स्ट्रांग होगा। रीजनिंग को अच्छा करने का सबसे मतलब अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आप जितने रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे उतने आप फेमिलियर होंगे उससे। तो इसलिए रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो अटेम्प्ट करिए। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं ब्लड रिलेशंस का, स्पेसिफिकली उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि पिक्चर देख के आपको बताना है, या आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, कोई आर्टिफिशियल लैंग्वेज दी है, उसमें आपको ढूंढना है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, ये वर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने से ही आपको आएंगे। तो रीजनिंग के लिए आई विल सजेस्ट कि जो भी बुक्स के नाम मैंने दिए हैं उन बुक्स को आप खरीदें। अगर पॉसिबल ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन खरीदना पॉसिबल ना हो तो उन बुक्स के पीडीएफ सेक्शंस जो हैं अगर किसी के पास अवेलेबल होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम ऐप पे वो अवेलेबल करवा दें। तो उस पे जा जाकर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, जितने भी वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पेपर्स दिए होते हैं उसको सॉल्व करिए, उससे आपका रीजनिंग स्ट्रांग होगा। एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस डीप पूछे जाते हैं या बेसिक पूछे जाते हैं। वैसे मतलब मुझे आपका क्वेश्चन ठीक से समझ तो आया नहीं, लेकिन डीप और डीप और डीप और बेसिक क्वेश्चंस बेसिकली मैं ये डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि आप मतलब एकदम कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप पिछले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार नया क्वेश्चन पेपर होता है, इट इज़ ऑलवेज कि पिछले क्वेश्चन पेपर्स जितने भी रहते हैं सालों साल जो होते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कई बार नए क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जितना आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपको आइडिया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स पहले भी आ चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी आ चुके हैं, बस फॉर्मेट अलग है इस बार का। मतलब मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पिछले जब भी पिछले क्वेश्चन पेपर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर्स में जाएंगे उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे, लेकिन आप उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे आएगा ये सोचकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो नोट डाउन कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स में, और फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि पिछले जितने अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उनको ही रिपीट किया जाता है जनरली। तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आ जाएगा। जितना प्रिपरेशन करेंगे उतना सही रहेगा।
इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये किसी का सवाल है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि आ, तो ये जो सवाल है इसका बेसिकली इंडियन हिस्ट्री से, क्योंकि आप इंडियन लैंग्वेजेस नहीं पढ़ रहे हैं, आप फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें जो फोकस होता है एग्ज़ाम बनाने वाले का, वो ज़्यादातर उन स्पेसिफिक कंट्रीज़ पे बेस्ड होता है जिनके वो लैंग्वेजेस हैं या जहाँ पे वो बोला जाता है मेजरली। तो आई विल सजेस्ट कि आप ज़्यादा फोकस जो है फॉरेन लैंग्वेजेस के हिस्ट्री पे करें, फॉरेन लैंग्वेजेस के कल्चर पे करें, और वो फॉरेन लैंग्वेजेस किन देशों में बोला जाता है उन देशों के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में करें। लेकिन इंडियन लैंग्वेज मतलब इंडियन हिस्ट्री जो है उसको भी डीपली उसके लिए कोई अलग बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ल्यूसेंट का जो मैंने आपको बताया जीके जीएस के लिए बुक रेफ़र करना, उस बुक में जब आप जाएंगे तो उस बुक के अंदर इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन होता है, इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग भी बहुत फैक्ट्स और मेंशन होते हैं। तो वो भी आप ऐसा नहीं कि उसको आप एकदम वो कर दे कि नहीं इसको पढ़ना ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत अवेयर रहे, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चंस इंडिया से भी आ सकते हैं। कि एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सिलेबस में, आ, मैं ये नहीं बता सकती कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सिलेबस में, क्योंकि पूरा सिलेबस इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि एग्ज़ाम पेपर जो होता है वो एग्ज़ाम पेपर पार्ट्स में बटा हुआ होता है, कि हर एक पार्ट से, मतलब हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, कल्चर से आपके 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपका जो है ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस तरह का वो बटा होता है क्वेश्चन पेपर। तो ये बोल पाना मुश्किल है कि कौन सा एक जो है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप लोग जितने भी मैंने आपको अभी स्लाइड्स के थ्रू जो आपको सिलेबस दिखाया, उन टॉपिक्स का बेसिक आपको पता हो, वो टॉपिक्स क्या हैं, उनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें उन टॉपिक्स के बारे में, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। कई बार ये होता है कि हम एग्जाम में जाते हैं और हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हमें आंसर नहीं पता होता, लेकिन हमें ये पता होता है कि इसके आसपास का हो सकता है, राइट? तो हम लोग गेस कर देते हैं जनरली, लेकिन वो गेस भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको उस टॉपिक का कुछ भी थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि जितने भी टॉपिक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है, प्लस इस वीडियो के अंदर आपको स्लाइड शो के थ्रू भी मिल जाएगा, तो उन पे जाकर आप जो है उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए जो टॉपिक्स और जो सिलेबस मैंने बताया उसमें ही, अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आप एकदम ही पढ़िए, लेकिन अपना फोकस रखिए कि जितना टाइम आप अपने पढ़ने को दें उतना ही टाइम आप प्रैक्टिस को भी दें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते रह जाएं और आप क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट और ये सब सॉल्व ना करें। यू मेक श्योर कि आप जो अपना टाइम टेबल बनाए उसमें आधा टाइम पढ़ने का हो और आधा टाइम जो है वो प्रैक्टिस का हो, उसी से आप जो है एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आई थिंक मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे थे मैंने उसको आंसर कर दिया है। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट है जो मैं इस वीडियो के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाई हूँ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया हो, या फिर आपको लगता है कि आपको और डिटेल्स में जानने की ज़रूरत है किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, या कोई भी और कंफ्यूजन है, तो आप जो है जो मैंने इस वीडियो के आपके स्क्रीन के ऊपर अभी जो एक नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं जो कि असिस्टेंट्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स के असिस्टेंट्स के लिए हमने ये कंपाइल किया है लिस्ट। तो इस लिस्ट पे कोई भी नंबर अगर आप डायल करेंगे तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगा, या आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको आप वहाँ से हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नंबर भी उस पर प्रोवाइडेड है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो मुझसे, या
तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। और वहाँ पे सचिन का नंबर दिया होगा, सचिन जो है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के काउंसलर है प्रेजेंट JNU-SU के। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों का अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू हम लोग आपकी हेल्प कर पाए हों। और बस यही बोलूँगी कि आप लोग नर्वस मत होइएगा एकदम ही, और प्रिपरेशन अपनी स्ट्रांग रखिएगा। और स्पेशली स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी के मामले में ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको आप अच्छे से परस्यू करिएगा। और ये बोलते हुए मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगी। थैंक यू फॉर हियरिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।